हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 4 नंबर मॉडल पेपर का सेक्शन सी। इस क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे, तो बने रहें पूरी क्लास में। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, अथवा वाले भी अपन कवर करेंगे तो वो भी आपको अच्छे से देखने हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने सभी दोस्तों के पास में क्लास को शेयर जरूर मारना। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कर देना, और क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना कैसी लगी क्लास, बताना किस प्रकार से आपकी पढ़ाई चल रही है और लगभग आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए डिस्वर्क की तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनोवेशन स्टडी चैनल है। इस जिसका लिंक मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाके आप चैनल पे जा सकते हैं और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात अपने मित्रों को भी आप बता सकते हैं। चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता एफ का इसका मान हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें माध्य जेब खर्च दे रखा है एक्स बार का मान हमें 18 दे रखा है। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने दैनिक जेब भत्ता रुपए में ले रखा है, यहाँ पे बच्चों की संख्या फाई ले रखी है। अब हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी सॉरी एक्सआई निकालना है, यानी वर्ग चिन्ह है, आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे वर्ग चिन्ह 11 + 13 को जोड़ के 2 का भाग देना होता है, तो ये हो जाता है 24 + में 2 12, यानी बीच का मान लिखेंगे 12। फिर यहाँ पे आ जाएगा 14, फिर ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 24। ठीक है, ऐसे चलेगा। ui का मान कैसे निकालोगे, यहाँ xi का मान, a का मान आपको लेना पड़ेगा, यहाँ कल्पित मान आपको मानना पड़ेगा। बीच का मान होता है 1 2 3, 1 2 3, बीच का मान आपने ले लिया 18। बीच का मान क्या ले लिया, 18 ले लिया, तो a का मान आपने 18 ले लिया, तो इसके सामने 0 आएगा, इसके सामने भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब ui का मान निकाल रहे हैं। h का मान यहाँ पे कितना है, h का मान 2 है, h का मान 2 है। जैसे xi का मान 12 है, 12 माइनस में 18, माइनस का 6, माइनस के 6 में 2 का भाग देंगे, माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस 1, ये आएगा +1 +2 +3 आएगा। अब हमें क्या करना है, एफ आई यू आई करना है। क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एफ आई का मान है 7 या 21, माइनस के 21, 6 दूनी 12, माइनस के 12 और 9 एकम 9, माइनस के 0 9। आगे है f गुणा 1, f हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, 4 तिये 12, ये आ जाएगा 12। तो ये कितना आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई का रिजल्ट देखते हैं कितना आएगा। और ये आ जाएगा आपके पास में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई देखते हैं। तो ये कितना है अभी, 10 और 12, ये प्लस का है एफ नीचे, ये 10 और ये बन गया 12, 22 हो जाएंगे। इधर 21 और 12 इसको जोड़ देते हैं, 9 और 1 10, 10 और 2 12, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 1 असल 4, माइनस के 42 है और प्लस के 22 है, तो बचेंगे 20 माइनस का, तो ये बन जाएगा f माइनस में 20। क्या बन जाएगा, f माइनस में 20, प्लस का f है तो f माइनस में 20 हो गया। इसका योग करोगे तो ये कितने आ जाएंगे लगभग आपके पास में, 44 प्लस में f आएगा, 44 प्लस में f आएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये मान f का। तो हमें दे रखा है माध्य जेब खर्च x बार का मान दे रखा है, तो लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर समांतर माध्य, यानी x बार इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सिग्मा a प्लस में, क्या बनाओ ऐसे लिखो, a प्लस में, ये हो जाएगा a प्लस में
सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में ये है सिग्मा एफ आई गुणा में क्या है एच है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान कितना है 18 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है एफ माइनस में 20, एफ माइनस में 20 अपॉन में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 44 प्लस में एफ गुणा में एच का मान कितना है 2 है, एच का मान कितना है 2 है। तो ये हमें 18 दे रखा है एक्स बार का मान, तो रख देंगे 18। एक्स बार की जगह आपको क्या रखना है 18 रखना है, तो यहाँ से आपने रख दिया 18, ये प्लस का 18 इधर जाके माइनस का 18 इज इक्वल टू एफ माइनस में 20 अपॉन में 44 प्लस में एफ गुणा में एच का मान 2 है। 18 माइनस में 18 ये 0 बन गया जीरो की तरफ, 0 गुणा में 44 प्लस में एफ इज इक्वल टू 2 गुणा में एफ माइनस में 20, 2 गुणा में एफ माइनस में 20, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 का गुणा एक बार करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का अंदर गुणा करवा दो, ये बन जाएगा 2f माइनस में 20 दूनी 40, ये 40 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2f इज इक्वल टू प्लस के 40 हो जाएंगे, और यहाँ से f का मान कितना आएगा 40/2, 40 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो लिखेंगे अतः f बराबर 20 होगा, यानी जो लुप्त संख्या थी उसका मान क्या हो जाएगा 20 होगा। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार निकाला होगा, जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड की सहायता से आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पग विचलन मेथड से निकाला है, आप कल्पित माध्य से निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा इजी लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में हमें दे रखा है, नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक मीडियन की बात कर रहा है, ये धीरे धीरे किसकी बात कर रहा है? मीडियन एम की बात कर रहा है। इसके लिए हमें CF चाहिए, इसके लिए हमें CF चाहिए, तो हमने ये टेबल बना ली है। भार केजी में दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या फाई दे रखी है, जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो एक तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, इस प्रकार से क्रम से दे रखा है। अब हमें CF निकालना है। CF निकालेंगे प्यारे विद्यार्थी, तो कैसे लिखें? ऊपर 2 का 2 आएगा, 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 और 3 5 और 8 कितने? 13 हो जाएंगे। 13 और 6 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। 19 और 6 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। 28 और 2 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में n का मान कितना आएगा? 30 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ n/2 यानी 30/2, 30 में 2 का भाग देंगे 15 से ठीक बड़ी CF, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF क्या हो जाएगी? CF हो जाएगी आपके पास संचयी बारंबारता CF देख लो कौन सी है। 15 से ठीक बड़ी तो 19 है, 15 से ठीक बड़ी तो 19 है, तो ये आपके पास में ये वर्ग अंतराल आ जाएगा। 15 से ठीक बड़ी CF 19 है। इज दैट क्लियर? तब वर्ग अंतराल हो जाएगा आपके पास 55 से 60, 55 से 60 हो जाएगा। तो L का मान क्या हो जाएगा? निम्न सीमा 55। H का मान कितना आ जाएगा? H का मान देख लो कितना है? 5 है। और F का मान देख लो, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 है। और CF का मान कितना हो जाएगा? इससे ऊपर वाला मान यानी 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये माध्यक कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगाते हैं माध्यक का M इज इक्वल टू L प्लस ये आ जाएगा n/2 माइनस में CF अपॉन में F गुणा में H। तो M इज इक्वल टू L का मान कितना है? 55 प्लस n/2 30/2 यानी 15
15 माइनस में 13 अपॉन में f का मान कितना है 6 और गुणा में h का मान कितना है, h का मान तो 5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा m बराबर 55 प्लस 15 माइनस में 13 2 2 गुणा 10 2 गुणा 5 कर दे, एक बार ऐसे लिख दे 2 गुणा में 5 बटे 6, 2 के पहाड़े से कट जाएगा क्या, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 55 प्लस 5 बटे 3, 5 में 3 का भाग दे दो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में m इज इक्वल टू 55 प्लस 3 एकम 3 बच गया 2 20 3 छके 18, तो ये बन जाएगा आपके पास में 56.6 माध्यक भार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माध्यक भार आ जाएगा 56.6 दशमलव है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ये 6 है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ये इसका आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सत्रह नंबर क्वेश्चन दे रखा है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। A1 का मान आपको कितना दे दिया, 17 दे दिया, अंतिम पद आपको कितना दे दिया, 350 दे दिया, सार्वय अंतर D का मान कितना दे दिया, 9 दे दिया। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। इसमें पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका पहला करते हैं। दिया है A का मान, A1 का मान लिखें 17, अंतिम पद an का मान कितना दे रखा है 350, कितना है 350 है। D सार्वय अंतर कितना है 9 है। तब an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना हो गया, an का मान 350 इज इक्वल टू a का मान 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान तो 9 है, इसमें से घटा देते हैं तो 350 माइनस में 17 और ये भाग में चला जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या है n माइनस में 1। इसमें से घटाएं 350 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा, 350 में 30 और 33, 333 क्या 333 भाग में 9 इज इक्वल टू n माइनस में 1। तो थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, इसको भाग दे देते हैं। 9 तिया 27 बच गए 6 63, 9 7 63 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 37 प्लस 1, तो ये आएगा 38। तो n का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 38 आएगा। n का मान 38 आएगा तो इसका योगफल भी हमें ज्ञात करना है। अब Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू n बटे 2 और ये फॉर्मूला लगाया a प्लस में an वाला, क्योंकि अंतिम पद हमारे पास में है तो छोटे वाला लगा देते हैं। n का मान आपने 38 निकाला ही है, तो ये हो जाएगा 38 बटा 2। a का मान कितना है 17 है ना, 17 प्लस an का मान कितना है 350 है, जोड़ दें और इनका भाग कर दें तो 19 दूनी 38, तो ये आ जाएगा S 38 इज इक्वल टू 19, अरे इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 रेख 6 और ये है 3, 367 कितना आ जाएगा 367 गुणा में 19 करना है, 367 गुणा में 19 करना है तो 6973। तो S 38 इज इक्वल टू आएगा 6973, 6973 है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 6973 इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके अथवा वाले पे कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यहाँ पे भी हमें n का मान निकालना है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें अगर समझ में आ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमें दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज देखने, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं, एपी बना लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो अथवा वाला क्वेश्चन था ना, उसकी एपी बनाते हैं।
समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो कितना दे रखा है आपको 10 और 250 के बीच में, तो 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, 12 फिर 16 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 20 आएगा, फिर 24 आएगा, ऐसे 250 में नहीं जाता, 248 में जाता है, 4 का भाग शायद 248 में चला जाएगा। ये AP बन गई। तो लिखेंगे यहाँ A1 का मान 12, A2 का मान 16, तो D का मान कितना हो जाएगा A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है 16 माइनस में 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तथा AN का मान कितना है, अंतिम पद कितना है 248, अंतिम पद कितना है 248 है। तो लिखेंगे अपन n का मान याद करना है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो AN का मान कितना है 248 इज इक्वल टू A का मान कितना है 12 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 4 है। ये इधर चला दें तो 248 माइनस में 12 इज इक्वल टू n माइनस में 1 इंटू डी का मान 4 है। इसमें से घटा दे देंगे 236 आएगा, 248 में से 12 घटाएंगे 236 आएगा, 236 ये 4 गुणा में है, 4 इधर क्या है गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा n माइनस में 1। कितना बन जाएगा n माइनस में 1 बनेगा। अब देखो 236 को 4 से भाग कर दो तो 4 का पाड़ा पड़ेगा ना, 4 5 20 बच गया 3, ऊपर से उतार लिया 6, 36 हो गया, 4 निम 36 इज इक्वल टू n माइनस में 1, तो माइनस का 1 इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 59 प्लस 1 बराबर n, तो ये आएगा n बराबर आ जाएगा 60, n बराबर कितना होगा 60, ये आंसर आएगा। तो 4 से 10, 4 से 250 के बीच में कितनी संख्याएं होगी या 4 के कितने गुणज होंगे, तो 4 के गुणज होंगे 60 होंगे, 4 के 60 गुणज हो जाएंगे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलो अपन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने बना लिया, ये बिंदु मान लिए, ये बिंदु P मान लिया, ये बिंदु Q मान लिया, और यहाँ पे अपन ने मान लिया R बिंदु मान लिया। इसके 2:3 है। P बिंदु के निर्देशांक है -1,7 और ये हैं 4,-3, इसका 2:3 मान लिया, और ये मान लिया x, y, क्या मान लिया x, y मान लिया। तो इसके x और y का मान निकालना है, तो विभाजन सूत्र की सहायता से x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में x1 नहीं आएगा m1 आएगा, अपॉन में क्या है m1 प्लस में m2 हो जाएगा। x के साथ में इसका गुणा कर देते हैं, x के साथ में इसका गुणा कर देते हैं, एक बार इसको रखते हैं यहीं पे। x बराबर m1 का गुणा x2 के साथ में करो, m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, प्लस में m2 का मान 3 है, x1 का मान -1 है, इसका आपस में गुणा करना है, अपॉन में दोनों को जोड़ना है, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा x बराबर 2 चौके 8 माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 अपॉन में 2 और 3 5, तो ये आ जाएगा आपके पास में x बराबर 8 - 3 5/5 कितना आएगा 1 आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 मान आ जाएगा। इसी प्रकार से y का निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस में m2 आएगा। तो y बराबर m1 का मान 2 गुणा -3 प्लस में m2 का मान है 3 गुणा 7 अपॉन में क्या आएगा 2 + 3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 × 6 माइनस का 6 प्लस 3 × 7 21 अपॉन में क्या आएगा 2 और 3 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -6
और प्लस का 21 है तो प्लस के 15 बचेंगे, 15/5, 15 में 5 का भाग देंगे 3 आएगा, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर 3, x बराबर 1 आ जाएगा और y बराबर 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु P, अतः बिंदु P क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएगा 1,3 होगा, अतः बिंदु P 1,3 होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी विद्यार्थियों के? इस प्रकार से इसके अथवा वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, सम मान्य समान त्रिमान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं। यहाँ पे जगह है, बना लेंगे, इतनी दूर में हमारे पास में बन जाएगा, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन बिंदु रखते हैं, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे अपन बिंदु रखेंगे इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इसको मान लिया A, ये मान लिया बिंदु B, इसको सम त्रिभाजित समान 3 भागों में विभाजित करने वाले, ठीक है, इतना इतना खींच दिया। बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं, 4, -1, 4, -1, और बिंदु B के निर्देशांक क्या है, -2, -3, और ये मान लिया C और ये मान लिया D। C बिंदु के निर्देशांक आपने मान लिया x, y, और D बिंदु के निर्देशांक मान लिया x3, y3 मान लिया। ये समान दूरी है, ये दूरी समान है। अब लिखेंगे बिंदु C के लिए, बिंदु C के लिए लगाएंगे तो m1 का मान C के लिए m1 बराबर तो हो जाएगा 1 और m2 बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि C से लेके B तक की दूरी 1 और 1 2 हो जाएगी। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब विभाजन सूत्र की सहायता से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस में फॉर्मूला लगाना जरूरी है m2 x1। एक फॉर्मूला लिखने से एक तो गलतियां कम हो जाती है, ठीक है, कहीं अपन कुछ लिख देते हैं, कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन आ रहा है लेकिन फिर भी कई बार गलतियां हो जाती है, वो जल्दबाजी के कारण होती है, पूरा नहीं लिखते ना, इसलिए m1 का मान 1 गुणा में x2 का मान -2 प्लस m2 का मान कितना है 2 गुणा में x1 का मान कितना है 4, अपोन में क्या चलेगा 1 प्लस में 2 चलेगा। तो ये आएगा x बराबर 2 एकम 2 प्लस में 4 दूनी 8 अपोन में 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास में बचेगा प्लस का 6/3, प्लस का 6/3 यानी कितना आएगा 2 आएगा, x का मान 2 आ गया। तो ये आप लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2। इसी प्रकार से आप लिखेंगे इधर y बराबर यहां पे है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, y2 का मान -3 है, प्लस में m2 का मान कितना है 2 है, और y1 का मान कितना है -1 है ना, -1 है, अपॉन में 1 + 2। तो ये आ जाएगा y बराबर -3 -2 अपॉन में 3। तो ये रिजल्ट आएगा -5/3, -5/3 आएगा। आगे लिखेंगे, यहाँ पे लाइन कर देते हैं। अब लिखेंगे बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए क्या हो जाएगा, m1 का मान अब की बार चेंज हो जाएगा, m1 का मान तो 2 हो जाएगा और m2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि A से D तक की दूरी तो m1 है जो कि 1 और 1 2 हो जाएगी, और D से B तक की A की दूरी, A की गैप बचा है तो ये 1 हो जाएगी। अब लिखेंगे विभाजन सूत्र की सहायता से x बराबर, आपने फॉर्मूला लिख रखा है, ऊपर की तरफ लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको बारी बारी से लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों फॉर्मूले x और y का आपने लिख रखा है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, x3 बराबर लिख दें, क्योंकि हमने बिंदु D के निर्देशांक है वो x3 और y3 बना है। तो आप लिखेंगे x3 बराबर m1 2 गुणा में x2 -2 प्लस m2
1 गुणा में x1 4 अपॉन में 2 + 1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -4 + 4 बटे 3, तो ये आएगा 0/3। तो ये x3 का मान कितना आएगा, x3 बराबर 0, x3 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से y3 का रिजल्ट कितना आएगा, y3 का मान आ जाएगा 2 गुणा में -3 प्लस 1 गुणा में -1 अपॉन में ये आ जाएगा 2 + 1, तो ये रिजल्ट आएगा 2 × 6 माइनस 1 एकम 1 अपॉन में 3, तो y3 का मान आ जाएगा आपके पास -7/3। y3 का मान कितना आएगा, -7/3 आए, तो लिखेंगे अतः लिख देंगे यहाँ से, अतः बिंदु C के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 2, -5/3 तथा बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -7/3। अतः बिंदु C और D ये होंगे। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों की समझ में आया बिंदु C के निर्देशांक कितने होंगे और बिंदु D के निर्देशांक कितने होंगे, 2, -5/3 और 0, -7/3। सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लग रहे हैं, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, समद्विभाजन करती है या समद्विभाजित होती है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, इसमें हमने डायग्राम बना लिया है। ये C1 बड़े वाला वृत्त है, C2 छोटे वाला वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु O है और ये जो AB जीवा है वो बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कि स्पर्श बिंदु P है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि जो AP है वो BP के बराबर है क्या। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है O वृत्त का केंद्र बिंदु है तथा AB बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है, P स्पर्श बिंदु है। इज दैट क्लियर? सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये आपको सिद्ध करना है कि AP बराबर PB, ये सिद्ध करना है। रचना में आपने लिखा है कि A और B को O से मिलाया, A और B को O से मिलाया। अब लिखेंगे उपपत्ति में क्या हो जाएगा, उपपत्ति में हो जाएगा त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में क्या लिखेंगे, अपन लिख देंगे यहां पे दोनों त्रिभुज ले लिए। अब मैंने इसमें लिखा कि AO बराबर BO, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूं और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। इज दैट क्लियर? AO और BO लिखा, ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। आपने लिखा OP
बराबर पीओ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। इज दैट क्लियर? और ये लिख दोगे एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ। ये क्या समकोण है? समकोण है, दोनों बराबर है क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री के कोण पे झुके रहते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कौन से? बी ओ पी के। और कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, या आरएचएस के रूल से भी कर सकते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिखेंगे एपी बराबर पीबी, इसलिए एपी और पीबी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी एचपी हो जाएगा। हेंस प्रूव इति सिद्धम। इज दैट क्लियर? समझ में आए? इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसने दिया है कि सिद्ध करो, अथवा वाला है, सिद्ध करो कि वृत्त की किसी जीवा के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। अब की बार जीवा पे खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो चलिएगा अपन इसका बना लेते हैं, इधर बना लेंगे, इधर जगह है हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। वृत्त पे हमने क्या खींच दी? एक जीवा खींच दी। ये जीवा है, ये इसका केंद्र बिंदु O हो गया। ठीक है, जीवा खींच दी। जीवा पे हमने दो क्या खींची? स्पर्श रेखाएं खींची। जीवा पे हमने क्या खींची? दो स्पर्श रेखाएं। यहाँ पे बिंदु कोई बाह्य बिंदु P है, उसकी सहायता से हमने इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, और यहां से अब इसको मिला देते हैं, O को P से मिला देते हैं। ठीक है, ये बिंदु आ गया A, ये बिंदु आ गया B। ओके, और ये बिंदु आपने ले लिया, कोई बिंदु ले लिया, C बिंदु ले लिया। इज दैट क्लियर? अब लिखोगे दिया है O वृत्त का केंद्र है तथा PA व PB दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है। ओके, वह, और ऐसे लिख दो, और लिख दो, यहाँ पे और लगा दो, और AB जीवा है, और AB जीवा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एंगल PAC बराबर है एंगल PBC। ये कोण बराबर है। कौन कौन से कोण देखते हैं यहाँ पे? ये बना दूं, ये कोण, इसके साथ में बना कोण और इसके साथ में बना कोण, ये कोण अगर आपको बराबर सिद्ध करने हैं, यानी जो स्पर्श रेखा वो जीवा के साथ में समान कोण बनाती है। अब अपन क्या करते हैं? उपपत्ति में देखते हैं, या रचना में देखो, पहले रचना कर दो। इसमें रचना में लिखोगे O को या C को, O को मिला दो, O को P से मिलाया, जो AB को बिंदु C पर काटता है। जो OP भुजा है वो क्या है? बिंदु C पे काटती है, किसको? AB को। अब देखो उपपत्ति में कौन कौन से दो त्रिभुज लेके चलते हैं? त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में आपने लिखा, क्या लिख दिया? आपने सबसे पहले लिखा कि AP बराबर है
BP क्यों बराबर है? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब आपने लिखा CP बराबर PC, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुज है। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। और आपने ये लिख दिया कि एंगल APC बराबर है एंगल BPC। ये क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि जो OC है ना, OP या CP एंगल APB का अर्धक है। इसका मतलब क्या हो गया? जो CP भुजा है ना, वो एंगल APB का अर्धक है, यानी ये समान कोणों में इसको विभाजित करती है। ये कोण जितने का है उतने का ही ये कोण है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास में क्या हो गया? दो त्रिभुज हो गए। लिखोगे त्रिभुज AOP सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOP के कौन से रूल से? दो भुजाएं एक कोण बराबर है क्या? दो भुजाएं, तो ये लिख दोगे साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम इसलिए सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए आप लिखेंगे एंगल PAC बराबर होगा एंगल PBC। HP हैंस प्रूव इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से करना है भी। समझ में आ रहा है? क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर जाना, बताना जरूर कि कहाँ तक समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये कमेंट जरूर करना। और ये हमारा सेक्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन D को उठाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।